नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का ईबीएस के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि समय कम है। समय आप कह लीजिए कि बहुत कम है। तो आपसे अभी तक वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही थी कुछ दिक्कत की वजह से, लेकिन अब वीडियो रेगुलर आएगी। आप लोग भी रेगुलर हो जाइए और आप लोग क्लास को, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, पहले की तरह जैसे आप लोग खूब सारा प्यार देते थे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है, ये नहीं कहने का मतलब है जैसे आप बच्चों को अन्वेषण विधि के द्वारा, खोज विधि के द्वारा बच्चों को पूरा समय देते हो सीखने के लिए, तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह क्या इंगित करता है? हम बच्चों को खोजने के द्वारा, क्यों बोलते हैं कि बच्चा करके सीखे, बच्चा खोज द्वारा सीखे, बच्चा अन्वेषण द्वारा सीखे, ऐसा क्यों करते हैं? यह क्या इंगित करता है? तो ए ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, जिसमें बालक को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, या फिर पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो आप सभी को पता होगा, जबकि क्लास में आप लोग बार बार देखते हो, पढ़ते हो, सीखते हो कि मनोविज्ञान क्या है? बाल केंद्रित है। बच्चे को, बच्चे के आवाज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम बच्चों को खोज के द्वारा बोल रहे हैं सीखने के लिए, तो इसका मतलब क्या है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ठीक है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया जाता है? यह जनादेश या जन आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? कि कहने का मतलब कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल की जो भूमि है उसमें पैदा होने वाले जो वनस्पति हैं उन पे अधिकार है। यह जो है आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के द्वारा, संविधान या फिर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 के द्वारा, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के द्वारा, या फिर जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर दो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो है सी और डी में। ठीक है, सी और डी में, क्योंकि यहाँ भी जंगल है और यहाँ भी जंगल है, और बात किसकी की जा रही है भाई? जंगल की बात की रही है, जो व्यक्ति जंगल में 25 वर्षों से रह रहे हैं। ठीक, तो लॉक क्या होगा? लॉक क्या होगा यहाँ पर? 1927 लॉक हो गया, 2007। तो याद रखिए आप लोग, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा एक कहा जाता है कि जो व्यक्ति कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उन वनस्पतियों पर पूरा अधिकार है। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि जब कोई सपेरा अपना क्या बजाता है? बीन को बजाता है, यानी जिसको बोलते हैं वाद्यंत्र। जब कोई सपेरा अपने वाद्यंत्र को, बीन को बजाता है, तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? क्यों कर रहा है? कैसे कर रहा है? ये ऑप्शन है, उस वाद्यंत्र की गति को देखकर, या फिर उस वाद्यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्यंत्र को सूंघकर, या फिर ध्वनि को सुनकर। जो सांप जो है अनुक्रिया करता है, अपना सिर इधर उधर घुमाता है, जहाँ कहीं भी बीन बजने की उसको आप कह सकते हैं कि ध्वनि सुनाई देती है। जब सांप के कान नहीं होता है ना, क्योंकि सांप क्या देता है? अंडे देता है। जब कान नहीं होता तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो कटेगा वो डी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर कट जाएगा कि उसको सुनाई नहीं देता है। और सूंघ कर, भाई ये भी गलत है कि सूंघ कर। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन लॉक होगा वो होगा बी ऑप्शन, कि जो उत्पन्न कंपन होता है ज़मीन में, जो उत्पन्न कंपन होला, इसके द्वारा वो सांप को पता लग जाता है कि कहाँ ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कभी भी देखकर मत मारिएगा, सूंघकर ऐसा कुछ भी नहीं। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? स्थानांतरित खेती किसे कहते हैं?
झूम खेती को। झूम खेती का दूसरा नाम है स्थानांतरित खेती। तो भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है, यानी कि झूम खेती करने का रिवाज है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम, है ना। पूर्वोत्तर राज्य में झूम खेती की जाती है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो जब आपने देख लिया कि पूर्वोत्तर राज्य है तो आपका दक्षिण और ये पश्चिम तो कट जाएगा, डी और ए में लॉक करना है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र होगा। तो जब पूर्वोत्तर राज्य की बात की जा रही है तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथी आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे पहले से साथी जुड़े हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और दोस्तों में। और जो साथी हमारे अभी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अब वीडियो डेली आएगी। कुछ कारण की वजह से हम वीडियो को नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब वीडियो रेगुलर आएगी आप सभी के लिए और लाइव क्लास होगी। प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? ईबीएस में आप एनसीएफ 2005 के द्वारा एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि बच्चों का जो ज्ञान है उसको आप पुस्तक से हट के, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान से आप विद्यालय बाहरी ज्ञान से जोड़िए। जो विद्यालय का ज्ञान है उससे आप बाहरी ज्ञान से जोड़िए बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ए ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, बी ऑप्शन है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण या फिर पाठचर्या से बाहर जाना। इसका क्या मतलब है? विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ने का मतलब क्या है? पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना है या फिर पाठचर्या से बाहर जाना है? पाठ्य पुस्तक मतलब जो पाठ्य पुस्तक पढ़ाया जा रहा है आपको, जो पर्यावरण का ईबीएस का जो पाठ्य पुस्तक पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर आप जाइए। या फिर पाठचर्या का मतलब होता है आपका जो पाठ्यक्रम होता है। तो हमको पाठ्यक्रम से बाहर नहीं जाना है, इस चीज़ को आप समझिएगा कि पाठ्यक्रम से बाहर नहीं जाना है, हमको पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना है कि जो ईबीएस का हम पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे हैं, पुस्तक को पढ़ाते पढ़ाते हमें बच्चों को बाहरी जीवन की भी कुछ चीज़ें बतानी है, उस पुस्तक से जोड़ना है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। कभी भी पाठचर्या नहीं मारिएगा। पाठचर्या का मतलब होता है जो भी आपके पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? बोझ के बिना सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ के बिना सीखना। ठीक है, क्या बताता है भाई? स्कूल बैग का कम वजन होना चाहिए, ईबीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या होनी चाहिए, कि जो पाठ्यपुस्तक में चैप्टर होते हैं उसकी कम संख्या होती है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है बोझ के बिना सीखना। बच्चों को अवबोध का भार कम करने की जरूरत है या फिर ईबीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? लॉक करिएगा। प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ तो कम संख्या की बात नहीं की जा रही है, स्कूल बैग का कम वजन की बात नहीं की जा रही है, पाठ्यक्रम को आधा करने की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई बोझ के बिना सीखना, अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। अवबोध का मतलब होता है ना समझ, बच्चा ना समझ है, बच्चा बहुत छोटा है, उस पर आप इतना ज़्यादा बर्डन नहीं ला दिएगा, है ना। तनाव जिसको आप कह सकते हैं, उसमें आपका सारा कुछ आ जाता है। आजकल स्कूलों में क्या हो रहा है, बच्चे छोटे छोटे, जितने छोटे उससे ज़्यादा बड़ा उनका बैग होता है। तो इसीलिए अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, बोझ के बिना सीखने का यही तात्पर्य है। इसी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? समूह में सीखने का मतलब होता है कि अपने आप जब सहपाठी के साथ सीखते हो, सहयोग में सीखते हो। ठीक है, तो ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना,
सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, या फिर छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। बात किसकी की जा रही है? समूह में सीखने की, है ना। समूह तो तभी बनेगा जब लड़के और लड़कियां एक साथ काम करेंगे, है ना। जब समूह तभी बनेगा जब लड़के और लड़कियां क्या करेंगे? एक साथ काम करेंगे और प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने में आप सक्षम बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कभी भी अगर अलगाव की बात की जाए, वर्गीकृत की बात की जाए, तो वो आंसर आपका तुरंत निगेटिव होगा, ठीक है। अगर निगेटिव पूछा गया है कि इसमें कौन सा नहीं है, तब तो आप लॉक कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव। अब आंसर हम पॉजिटिव ही लॉक करेंगे। यहाँ पर है लड़के और लड़कियां अलग सीख सकते हैं, तो वही होगी, रूढ़िवादिता की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच नहीं है? क्वेश्चन कैसा पूछा गया है? यहाँ पर निगेटिव पूछा गया, और निगेटिव के साथ हम लॉक क्या करेंगे? निगेटिव लॉक करेंगे। निगेटिव क्वेश्चन के साथ निगेटिव आंसर को हम लॉक करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा है जो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच नहीं है, सही नहीं है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, और पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। यहाँ पर क्या बोला कि निगेटिव आपको चाहिए, और पर्यावरण अध्ययन जो है खोजने का अवसर देता है। ये क्या है भाई? आपका पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? एकीकृत है, हम चीज़ों को इंटीग्रेट करके सीखते हैं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बिल्कुल सही है भाई, बालक को केंद्र में रख के पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन है या पूरा आपका INCF जो है, RT एक्ट हो गया, सारी चीज़ें क्या है? सभी में, यानी कि मनोविज्ञान में शिक्षा बाल केंद्रित है, और खोजने का अवसर सभी बच्चों को दिया जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन पॉजिटिव नहीं है, क्वेश्चन निगेटिव है, और हमको निगेटिव आंसर चाहिए, तो पॉजिटिव ए ऑप्शन हो गया, पॉजिटिव सी ऑप्शन हो गया, पॉजिटिव डी ऑप्शन हो गया। लेकिन आपका निगेटिव क्या है? बी ऑप्शन। और निगेटिव के साथ हमको निगेटिव ही तो लॉक करना है कि पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि परिभाषाएं हमेशा रटने पर बल देती हैं, और रटना हमेशा आपका निगेटिव होता है, क्योंकि NCF 2005 रूट लर्निंग को इवाइट करता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 9, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? आप सभी को पता है भाई, किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? केरला का, ठीक है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका केरल का प्रिय भोजन है। प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक क्षेत्र में रेत के पहाड़, जिसे रेत के टीले कहा जाता है, कहाँ पाया जाता है? बर्लिन में, थिम्पू में, काबुल में, अबू धाबी में। डी ऑप्शन हो जाएगा, अबू धाबी में रेत के पहाड़ को रेत के टीले कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या है? नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ है, घड़ियाल है, कौवा है, बतख है, मछली है। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? ऐसा कौन सा है जो भाई एक दूसरे से भिन्न है? बतख कहाँ रहता है? कछुआ कहाँ रहता है? कछुआ, घड़ियाल और बतख, मछली, ये कहाँ रहता है? पानी में रहता है ना, पानी में रहता है। लेकिन आपका कौवा कहाँ रहता है? ये ऊंची डाल पे रहता है, ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है ना, पेड़ पे रहता है। तो ये सभी से भिन्न क्या हुआ? कौवा ही भिन्न हुआ, तो इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जहाँ ना समझ है वहाँ आप क्वेश्चन को तोड़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12, EVS में मानचित्रण कौशल का क्या मतलब होता है? मानचित्रण, EVS में मानचित्र को के द्वारा हम क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं? तो मानचित्र में देखो भाई, मानचित्र में क्या होता है? हमको स्थानों का पता लग जाता है,
कौन सा स्थान कितनी दूरी पे है इसका पता लग जाता है ना। तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, इसलिए ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। स्थानों का दूरियों का पता लगता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। ऐसा कौन सा है जो ईवीएस में क्या है, आपका मुख्य थीम कितने हैं आपके 6 हैं, और ऐसा कौन सा है जो 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ। तो ये पदार्थ जो हो गया, ये जो जानवर हो गया, ये आपके क्या हैं, ये आपके क्या हैं, पौधे हो गया, ये आपके उप थीम है। तो इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है कि 6 थीमों को प्रस्तुत करता है। परिवार और मित्र हो गया, भोजन हो गया, पानी हो गया और यात्रा हो गया। जो हम बनाते और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे, ये भी आपका थीम नहीं है, उप थीम है। काम और खेल ये भी नहीं है। पदार्थ, यात्रा, जिसका मतलब बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यही जो है 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। ठीक, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच नहीं है। अभी इस क्वेश्चन को एक बार आप लगा चुके हो। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बदला है, मतलब ऑप्शन आगे पीछे है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, आबाल केंद्रित है, परिवेश को खोजने का अवसर देता है और परिभाषाओं पर बल देता है, निगेटिव है। इसका मतलब डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा क्योंकि यही निगेटिव है। वहाँ क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम टू सेम है, थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गया है। प्रश्न नंबर 15 को देखिएगा। बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। गलत यहाँ पर निगेटिव आपको चाहिए, निगेटिव के साथ निगेटिव। बड़ी वीडियो डली है लाइव क्लास में, तो आप लोग उसको देखिएगा। पशु पक्षी से पूरी वीडियो है, उसके बाद पौधे से है, घर मकानों से है। तो सारी वीडियो आपको लाइव वीडियो में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देखिएगा। और बड़ी वीडियो आपको मिलेगी कि एक ही वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। गलत पूछा गया निगेटिव, तो इस बाघ के बारे में बताना है आपको। इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती है। जो लोग बाघ को देखे हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिएगा। आप लोग अपनी मूंछों की सहायता से अपने शिकार का पता लगा लेता है, बिल्कुल ठीक है। अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है और इसकी गर्जना 5 किलोमीटर तक सुनी जाती है। तो देखिए, इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती है, बिल्कुल सही, पॉजिटिव है। अपनी मूंछों की सहायता से अपने शिकार का पता लगा लेता है, ये भी ठीक है भाई, कि कोई जंगल में घुस नहीं गया है। अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है। तो 4 गुना नहीं, 6 गुना ज़्यादा होती है, 6 गुना ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये क्या है, निगेटिव है। और इसकी गर्जना 5 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। 5 किलोमीटर नहीं, 3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। तो ये भी क्या है, निगेटिव है। और आपको गलत चाहिए, मतलब निगेटिव चाहिए, तो सी और डी आपका लॉक हो जाएगा। सी और डी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। गलत और सही जरूर देखिएगा एग्जाम में। प्रश्न नंबर 16, अभिकथन से प्रश्न है। अभिकथन आपके पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में काम करता है। अभिकथन ये कह रहा है कि झूम खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है, बिल्कुल सही। कारण क्या है कि राख मिट्टी में मिल जाती है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, झूम खेती। आप सभी को पता है कि झूम खेती पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में की जाती है और वहाँ पर खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काटा जाता है और जला दिया जाता है, और उसकी जो राख होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। दूर करना चाहिए मतलब निगेटिव कौन सा पूछा गया है। ऐसा कौन सा है ऑप्शन कि आप जब बच्चों का आकलन कर रहे हो तो उससे बच्चों को दूर रखना चाहिए उससे। तो बच्चों को उत्तरों को सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा इस पर चर्चा करना, ये तो भाई पॉजिटिव है। आकलन के संकेत का उपयोग करना और बच्चों के सीखने में गुणात्मक आकलन करना है ना, उनके व्यवहार का भी आकलन करना है। तो यहाँ पर आपका होगा ए ऑप्शन गलत, क्योंकि
अगर आप बच्चों का आकलन कर रहे हो तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में मत आंको, है ना। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में मत आंको, यही आपका नेगेटिव है। प्रश्न नंबर 18, जिस परिवार में माता पिता एक बच्चा और उसके चाचा रहते हैं वह किस परिवार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। संयुक्त परिवार है, एकल परिवार है, या फिर पितृस्थानीय परिवार है, स्थानीय परिवार, इसमें से कोई नहीं। तो अगर माता पिता हों और एक बच्चा हो या फिर 2 बच्चा हो और उनके चाचा चाची भी घुस गए हैं, है ना, तो फिर वो परिवार जो है एकल परिवार नहीं होगा, वो परिवार हुआ संयुक्त परिवार। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। मतलब गेहूं के आटे से रोटी बनाना कैसे बनती है उसको आपको पहचानना है। तो आटे को गूंथ कर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। पहले क्या करते हैं, आटे को गूंथते हैं, उसके बाद उसकी छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं। बताइए बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं भाई। आटे को गूंथ के सीधे रोटियां तो नहीं बनाना स्टार्ट कर देते। आटे को गूंथ के उसके बाद छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं और लोइयों को बेलते हैं, उसके बाद आग पे पकाते हैं। बी ऑप्शन है, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, आटे को गूंथ कर। जब आटा गूंथा नहीं होगा तो लोइयां कैसी बनेंगी। सी ऑप्शन है, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेल कर, आटे की लोई बनाकर और आग पर पकाकर। आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेल कर। जब आटे को गूंथा ही नहीं गया और आप उसको छोटी छोटी लोइयां बना दोगे, उसके बाद बेल लोगे, कहाँ से बेलोगे भाई, ये भी ऑप्शन कट गया। आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोई बेल कर तैयार कर लीजिए, बिल्कुल आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए और आग पर पका लीजिए। देखो 2 ही चीज़ एक बार, ये भी गलत है। सही जो गेहूं के आटे से चपाती बनाने का जो सही क्रम होता है यही होता है, पहले अच्छे से आटे को गूंथिए, उसके बाद उसकी लोई बना लीजिए और बेल लीजिए, उसके बाद आग पे पका लीजिए, है ना। ये ऑप्शन लॉक। प्रश्न नंबर 20 को देखिएगा। घरों के निम्नलिखित ब्यौरों पर विचार कीजिए। घरों के बारे में, राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं। ठीक है। मनाली हिमाचल प्रदेश को कहते हैं जिसमें घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है। लेह लद्दाख में 2 मंजिल घर होते हैं और पत्थर से बने होते हैं। भूतल जो होता है मतलब नीचे की जो मंजिल होती है वो जानवरों के लिए होती है और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए होती है। बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन जो है कि मनाली में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो मनाली में घर जो होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के होते हैं। और जब बांस के खंभों की बात आ जाए तो इसका मतलब किसकी बात की जा रही है, असम की बात की जा रही है ना। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और घरों के निम्नलिखित ब्यौरों पर विचार करना है तो यहाँ पर ए और सी लॉक हो जाएगा। ए और सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है। तो साथियों आज के 20 प्रश्न आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, जिससे और भी लोग जुड़े। और बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी लाइव क्लास। स्कोर ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आपने इन 20 प्रश्न में कितना स्कोर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।